हेलो दोस्तों, इंडियन एग्री कोर्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए लेके आए हैं सोयाबीन कल्टीवेशन और सोयाबीन का उत्पादन कैसे करते हैं। सोयाबीन एक मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑयल सीड क्रॉप है जो कि एक तिलहन फसल है और साथ ही साथ ये क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है, दलहन फसल है। तो इसमें इसका जो साइंटिफिक नेम है वो है ग्लाइसिन मैक्स और इसको गोल्डन बीन के नाम से भी जाना जाता है। सोयाबीन क्या है, एक वंडर क्रॉप है। इसको वंडर क्रॉप इसलिए बोलते हैं क्योंकि सोयाबीन जो है इसका क्या है, सोशियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है, इसके मल्टीपल यूजेस हैं। इसको हम एक पल्स कम ऑयल सीड क्रॉप बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो भी ज्यादा है और इसके अंदर प्रोटीन कंटेंट भी बहुत ही ज्यादा है। जो ये फैमिली है ये इस फैमिली से बिलोंग करती है लेग्यूमिनेसी से, बट इसकी जो सब फैमिली है वो है पेप्लियोनेसी। जो इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन है वो है ईस्ट एशिया और चाइना। जितनी भी ऑयल सीड क्रॉप्स हैं तो सबसे ज्यादा जो शेयर है प्रोडक्शन में वो कौन सी क्रॉप का है, वो है सोयाबीन क्रॉप का। जो सोयाबीन क्रॉप है इसके अंदर जो ऑयल कंटेंट है वो है 20% और साथ में इसके अंदर जो प्रोटीन कंटेंट की मात्रा है वो है 40%। मीन्स 40%। और ये किस अमाइनो एसिड के अंदर रिच है, ये इसके अंदर है 5% लाइसिन जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। और इसके अंदर जो ओमेगा 3 फैट्स हैं और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं जिसकी वजह से इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ओमेगा 3 फैट्स की, क्योंकि ये हेल्थ के लिए जो हार्ट प्रॉब्लम होती है जिन लोगों को, उनके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। इसके अंदर जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं वो है लाइनोलिक एसिड एंड ऑयलिक एसिड। और ये क्या है, एक मोस्ट इंपोर्टेंट सोर्स है कैल्शियम का, मैग्नीशियम का, आयरन का और साथ में विटामिन का। और इसके अंदर विटामिन है जैसे थायमिन है या राइबोफ्लेविन है। लेकिन जो स्प्राउटेड ग्रेन्स है, स्प्राउटेड ग्रेन्स मीन्स जैसे जो भी बच्चे रेस लगाते हैं तो उनको ज्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो उस एनर्जी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए वो बच्चे क्या करते हैं, वो इसको जो सोयाबीन है इसके ग्रेन्स को भिगोते हैं और भिगोने के 1 या 2 दिन बाद जब वो उगने स्टार्ट हो जाते हैं तो उसके अंदर विटामिन सी की जो मात्रा है वो बढ़ जाती है और उगे हुए हम जो ग्रेन्स हैं उनको हम बोलते हैं स्प्राउटेड ग्रेन्स। तो वो क्या है, हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हैं और सोयाबीन फाइबर रिच क्या है, एक गुड सोर्स है जो हमारी बॉडी के लिए बहुत और हेल्थ के लिए क्या है, बहुत ही बेनिफिशियल है। जो सोयाबीन है, सोयाबीन की कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं, जैसे कि इसको एज ए दाल यूज नहीं करते क्योंकि इसके अंदर एक बाइपोक्सिडेम एंजाइम होता है जिसकी वजह से इसके अंदर ओ फ्लेवर आता है और इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी सी कम हो जाती है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज अंत तक देखते रहिए वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ये कुछ इनके सोयाबीन के एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स हैं, जैसे फाइटिक एसिड है, ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन है, सेपोनिन्स है और फाइटोहीमोग्लूटिनिन है एंड आइसोफ्लेवोन्स है, जिसकी वजह से जैसे प्रोटीन है, स्टेरोल्स है या फिर कैल्शियम, फास्फोरस और जिंक है, इन सभी की डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर जब ये एंटी न्यूट्रिशनल फैक्टर कंबाइन हो जाते हैं। जैसे फाइटिक एसिड जब ये कंबाइन होता है तो मिनरल्स
जितने भी मिनरल्स हैं उनको सबको अपने साथ क्या कर लेता है, बाइंड कर लेता है, जिसकी वजह से जो हमारी बॉडी है उसके अंदर डेफिशिएंसी मिनरल्स की हो सकती है। और जो ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन है, इसकी वजह से जो हमारा डाइजेशन है वो भी कम हो जाता है, क्योंकि जो पैनक्रिएटिक एंजाइम है उसका क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है ट्रिप्सिन और कैमोट्रिप्सिन की वजह से। नेक्स्ट है सेपोनिन। सेपोनिन क्या करता है, जो सेटेरोल्स हैं और प्रोटीन्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी को भी कम कर देता है। फिर है फाइटोहीमोग्लूटिनिन। ये क्या करता है, जो ग्लाइकोल प्रोटीन है इसके साथ कंबाइन होके हीमोग्लूटिनेशन जो प्रोसेस है वो स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है आइसोफ्लेवन्स। ये क्या करता है कि जितना भी हमारी बॉडी के अंदर कैल्शियम है, फोस्फोरस है या फिर हम जिंक बोल सकते हैं, वो हमारी बोन्स के अंदर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाता है। फिर साथ में ये क्या काम करता है, जो ग्रोथ इनिबिशन का काम है वो आइसोफ्लेवोन्स ही करता है। तो ये कुछ सोयाबीन की ड्रॉबैक्स हैं जिसकी वजह से बॉडी के अंदर जो अच्छे न्यूट्रिएंट होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, उनकी डेफिशिएंसी आ सकती है। अब है सोयाबीन का किस किस में हम यूज कर सकते हैं। जैसे इंडियन और वेस्टर्न डिशेज हैं, जैसे ब्रेड बनाते हैं, चपातीज हम सोयाबीन का जो फ्लोर है उससे बना सकते हैं, स्वीट्स तैयार कर सकते हैं, सोयाबीन मिल्क होता है, पेस्ट्रीज हम सोयाबीन के जो सीड हैं, ग्रेन्स हैं, उनसे तैयार कर सकते हैं। साथ में जो सोयाबीन का जो यूज है वो डिफरेंट एंटीबायोटिक्स तैयार करने में होता है। और सोयाबीन का जो हम यूज है एज ए फूडर हम लाइव स्टॉक और पोल्ट्री में यूज कर सकते हैं, जो सोयाबीन के ग्रेन्स उनका यूज कर सकते हैं। साथ में जो सोयाबीन केक है वो भी क्या है, एनिमल्स के लिए फीड के लिए हम यूज कर सकते हैं, लाइव स्टॉक और पोल्ट्री के लिए। लेकिन इसकी एक अलग से यूज और भी है सोयाबीन केक का। सोयाबीन क्या है, एक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है, तो इसका जो केक है उसके अंदर भी बहुत सारे प्लांट एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं। और जब हम इसको फील्ड के अंदर अप्लाई करते हैं तो ये सोयल की फर्टिलिटी को भी मेंटेन करते हैं और साथ के साथ प्लांट को स्लोली स्लोली ये न्यूट्रिएंट्स सप्लाई करते रहते हैं। अब हम बात करेंगे सोयाबीन के प्रोडक्शन के बारे में। जो सोयाबीन है वो ज्यादा से ज्यादा उगाई जाती है मध्य प्रदेश के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर और राजस्थान के अंदर। जो प्रोडक्शन है सबसे ज्यादा वो होता है मध्य प्रदेश के अंदर, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश को एक नाम से बुलाया जाता है, वो नाम है सोया स्टेट। अब हम बात करेंगे लाइफ साइकिल ऑफ सोयाबीन। बीज सोयाबीन का जो सीड है उससे लेके उसकी जो मेच्योरिटी है वहां से हम उसकी बात करेंगे। सीड से लेके उसकी जो डिफरेंट स्टेजेस हैं उसको बोलते हैं हम पूरा लाइफ साइकिल उसका। ठीक है, जो सीड जर्मिनेशन है, जैसे ये ड्राई सीड्स हैं सोयाबीन के, तो इनको जैसे ही फेवरेबल कंडीशन मिलेगी, मींस फेवरेबल ऑप्टिमम टेम्परेचर मिलेगा, ऑप्टिमम मॉइस्चर मिलेगी और ऑप्टिमम ऑक्सीजन जो है इसको मिलेगी, तो इसके अंदर जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब इसको ऑप्टिमम जब ये कंडीशंस मिलेंगी तो इसकी जो एम्ब्रियो है, जो सीड के पार्ट्स होते हैं उसमें एक एम्ब्रियो पार्ट भी होता है, तो एम्ब्रियो में से क्या बाहर आता है, रूट। तो इसमें क्या है, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाता है। जब जर्मिनेशन स्टार्ट होता है तो दूसरी स्टेज आती है स्प्राउट की। फिर इसके अंदर जो एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो में से आता है बाहर सूट निकल के, जिसको हम तना भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्टेज है इसकी जो लीफ की ग्रोथ है, जो प्राइमरी लीफ है वो क्या है, बाहर आ जाती हैं, जो क्या किसका काम करती हैं, फिर फोटोसिंथेसिस का। और जो सीड का जो एंडोस्पर्म है उसका खाना जो भेजने का काम था इसको रूट को, और जो अपना तना बना है उसको, तो अपना काम करना बंद कर देता है। वो सारा जितना भी फूड एंडोस्पर्म में स्टोर है वो सारा यूटिलाइज हो जाता है। फिर जो मेन फंक्शन है वो स्टार्ट होता है ग्रीन लीफ का, जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है,
फिर वो फोटोसिंथेसिस करेंगे और प्लांट की जितनी भी खाने की रिक्वायरमेंट होती है वो उसको क्या करती हैं, फुलफिल करती हैं। फिर जो नेक्स्ट स्टेज है वो इसके अंदर आती है फ्लावरिंग वाली स्टेज, ठीक है। ये क्या है, इसमें फ्लावर्स हैं, ये आते हैं जो एक्सिलरी बर्ड्स हैं, जो ब्रांचेज हैं वहां से ये फ्लावर्स आते हैं। फिर है इसके अंदर पोड फिलिंग स्टेज, ये क्या है, ये है एक पोड, ठीक है। ये ड्राई पोड है और ये क्या है, ग्रीन पोड्स हैं और इनके अंदर ग्रेन्स प्रेजेंट है। जो नेक्स्ट स्टेज है वो है मैच्योरिटी वाली स्टेज, जहां पे जो प्लांट की जो लीफ हैं वो एकदम ड्राई हो जाती हैं, ड्रॉप हो जाती हैं और उनका जो कलर है वो कैसा हो जाता है, येलो टाइप का कलर हो जाता है। और फिर इसमें से जो ग्रेन्स है वो क्या, हम क्या करते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग इनको क्या करते हैं, बाहर निकालते हैं, ठीक है। और फिर इसको मार्केट के अंदर सेल किया जाता है। जो नंबर ऑफ ग्रेन्स हैं पर पोड वो 2 या 3 हो सकते हैं एक पोड के अंदर, लेकिन जो नंबर ऑफ पोड्स हैं पर प्लांट वो 400 तक हो सकते हैं। अब हम करेंगे बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन। बोटेनिकल डिस्क्रिप्शन में आता है कि जो सीड है जर्मिनेशन के बाद उसमें से आती है रूट, ठीक है। ये पूरा पार्ट क्या है, रूट वाला है और ये पूरा पार्ट कौन सा है, सूट वाला है, जिसको हम स्टेम भी बोलते हैं और तना बोलते हैं, ठीक है। जो इसका रूट पार्ट है वो क्या है, बिलो दी सरफेस है, ठीक है। तो जो सोयाबीन है, सोयाबीन का जो रूट सिस्टम है वो कैसा है, टैप टाइप रूट सिस्टम है। टैप मींस जो इसका रूट सिस्टम है वो डीपर लेयर तक जाता है। कोई भी जो क्रॉप है जिसका रूट सिस्टम टैप रूट टाइप सिस्टम है तो वो 150 सेंटीमीटर तक सोइल डेप्थ के अंदर जा सकता है। लेकिन जो मोस्टली जो रूट्स हैं, जो क्रॉप्स की रूट्स हैं वो जाती हैं 60 सेंटीमीटर तक। लेकिन जो मेजर पार्ट है, जो बायोमास है रूट का, वो रहता है 15 सेंटीमीटर की डेप्थ के अंदर, ठीक है। जहां से वो न्यूट्रिएंट का अपटेक करते हैं और वाटर का अब्जॉर्प्शन करते हैं। लेकिन जो मेन बात क्या है, जो सोयाबीन है वो एकदम इरेक्ट और बूसी एनुअल प्लांट है, ठीक है। और ये जो इसकी हाइट है सोयाबीन प्लांट की वो 0.5 से लेके 2 मीटर तक की हाइट हो सकती है, ठीक है। लेकिन इसके अंदर फिर बात आती है कि नोड्यूल फॉर्मेशन मींस ये सोयाबीन क्या है, एक ऑयल सीड क्रॉप के साथ साथ ये एक नाइट्रोजन फिक्सिंग क्रॉप है। ये बायोलॉजिकली क्या करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती है। जो एटमॉस्फेयर में जो ज्यादा मात्रा में जो नाइट्रोजन प्रेजेंट है उसको ये क्या करती है, फिक्स करती है अपनी रूट्स के अंदर। और फिर प्लांट की भी जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना, जो नाइट्रोजन रिक्वायरमेंट है उसको भी फुलफिल करती है और रूट के थ्रू कुछ अमाउंट नाइट्रोजन की वो सोयल के अंदर भी ये रिलीज करती है। तो इसके अंदर जो एक बैक्टीरिया है जिसका नाम है राइजोबियम जपोनिकम, ठीक है। राइजोबियम जो जपोनिकम बैक्टीरिया है ये क्या करेगा, इसके अंदर जो इसकी रूट है, जैसे ही हमने सोइंग की है, सोइंग के 2 या 3 हफ्ते बाद मींस 10 या 15 दिन बाद उसके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। कोई भी जो लेग्यूम क्रॉप है उसके अंदर 2 या 3 सप्ताह के बाद नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। जब उसके अंदर नोड्यूल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है, नोड्यूल फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होगा, जो ये राइजोबियम बैक्टीरिया है ये एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। ये इसकी रूट के ऊपर बाइट करेगा और इसकी रूट के अंदर चला जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही ये इसकी रूट के अंदर जाएगा तो ये एक स्वेलिंग करेगा और स्वेलिंग की वजह से एक गांठ बन जाएगी जिसको हम बोलते हैं नोड्यूल, ठीक है। और इस गांठ के अंदर, इस नोड्यूल के अंदर जो राइजोबियम बैक्टीरिया है ये यहाँ पे रहेगा। ये यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा, ठीक है। जो ये सोयाबीन प्लांट है ये इसलिए रहने देगा क्योंकि ये प्लांट को क्या प्रोवाइड करेगा, नाइट्रोजन। और प्लांट इसको क्या दे रहा है, रहने के लिए
जगह दे रहा है। ठीक है, कोई भी जैसे हम हैं, ह्यूमन बीइंग है या फिर कोई भी लिविंग थिंग है, वो कोई अपने एरिया में नहीं रहने देगा। वो उसको तभी रहने देगा जब उसको क्या होगा, उससे बेनिफिट होगा। ठीक है, तो ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को बेनिफिट दे रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ठीक है, तो यहाँ पे नोडुल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। जब नोडुल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी तो इसके अंदर ये बैक्टीरिया सर्वाइव करेगा और नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करेगा। और इसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का जो काम है वो राइजोबियम बैक्टीरिया करेगा और वो 40 केजी पर हेक्टेयर नाइट्रोजन फिक्स कर देता है। ठीक है, और जिसकी वजह से जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो क्या रहती है, मेंटेन रहती है। ये हमारा जो पूरा पार्ट है ये हमने डिस्कस किया है रूट सिस्टम के बारे में। ठीक है, फिर बात आती है इसकी जो अबो दी सॉइल सरफेस है। ठीक है, जो ये दो इसके पार्ट दिखा रखे हैं ग्रीन ग्रीन, ये है इसकी कोटिलीडन्स, मींस ये भी इसकी क्या है, लीफ है। ठीक है, और जो इसकी लीफ है इनको हम बोलते हैं ट्राइफोलिएट। ट्राइफोलिएट इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसकी लीफ आती हैं तीन तीन के गुच्छे की फॉर्म में। ठीक है, और फिर ये जो छोटी छोटी आपको बड दिखाई दे रही हैं, ये बड हैं, इनको बोलते हैं हम एक्सिलरी बड्स। ठीक है, जो क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट्स हैं इसके, ये भी क्या है, मेन खरीफ सीजन की क्रॉप है। तो खरीफ सीजन की क्रॉप है तो मींस इसके लिए जो क्लाइमेट है वो किस टाइप का चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट चाहिए। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो है 25 से लेके 30 डिग्री सेल्सियस। जो मिनिमम जो टेम्परेचर है, तापमान है, वो 10 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है और मैक्सिमम इसका टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है, 35 तक। तो इसके बीच में जो टेम्परेचर होगा तो इसकी ग्रोथ क्या होगी, बेस्ट होगी। अगर 10 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर या फिर 35 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा टेम्परेचर होगा तो डायरेक्ट इफेक्ट किस पे आएगा, सोयाबीन प्लांट की ग्रोथ के ऊपर और उसके डेवलपमेंट के ऊपर, जिसकी वजह से उसकी जो ग्रोथ और डेवलपमेंट है उसके अंदर रिडक्शन आ जाएगा। और ये जो सोयाबीन है वो फोटो पीरियोडिकली क्या है, एक शॉर्ट डे प्लांट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ सोयल इज बेस्ट फॉर द कल्टीवेशन ऑफ द सोयाबीन क्रॉप। जो सोयाबीन है, सोयाबीन एक क्या है, पल्स कम ऑयल सीड क्रॉप है। तो जो पल्स क्रॉप होती हैं वो क्या करती हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का भी काम करती हैं। ठीक है, तो ये क्या है कि इसके कल्टीवेशन के लिए बेस्ट ईल्ड, ज्यादा ईल्ड लेने के लिए, हाई प्रोडक्टिविटी लेने के लिए, इसके लिए जो बेस्ट सोयल है वो किस टाइप की सोयल है, वो फर्टाइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन्ड लोम टाइप की सोयल होनी चाहिए, राई जो सोयाबीन है उसके हाई यील्ड के लिए। और जो बेस्ट पीएच है वो रेंज है 6 से लेके 7.5 के बीच में। ठीक है, लेकिन इसके लिए जो सोयल है वो बेस्ट नहीं है, किस टाइप की जो कंडीशन है वो बेस्ट नहीं है, वो सैलाइन टाइप या जो सोडिक टाइप जो सोयल है वो इसके सीड के जर्मिनेशन के लिए भी बेस्ट नहीं है। साथ में जो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है उसकी एफिशिएंसी को ये जो सैलाइन टाइप या सोडिक टाइप जो कंडीशंस हैं वो उसको अफेक्ट करती हैं। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। साथ में क्या है कि जो वाटर लॉग्ड कंडीशंस है वो भी सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए बेस्ट नहीं है। जैसे कि हम पहली लाइन में ही पढ़ चुके हैं कि सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए हमें क्या चाहिए, वेल ड्रेन टाइप सोयल चाहिए। ठीक है, तो हमें जो वाटर लॉग्ड कंडीशन है या फिर जहाँ पे हैवी रेनफॉल हो जाती है तो वहां पे हमने क्या करना है, ड्रेन का जो सिस्टम है वो करना है और उस सोयल को वेल एरेटेड सोयल रखना है ताकि इसके अंदर जो नाइट्रोजन फिक्सेशन की जो प्रोसेस है वो क्या रहे, कंटिन्यू रहे। नेक्स्ट है सीड रेट। सीड रेट जो बीज की मात्रा हम सोयाबीन के लिए कितनी लें
पर हेक्टेयर में। वैसे तो जो सीड रेट है पर हेक्टेयर वो डिपेंड करता है कि उस क्रॉप का जो फसल है उसका जो जर्मिनेशन परसेंटेज है वो कितना है, उसका सीड का बीज का जो साइज है वो कितना है और उसका कौन सा हम सोइंग टाइम ले रहे हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम उसका जो सीड रेट है वो लेते हैं। अगर सोयाबीन का जो सीड है उसका जर्मिनेशन परसेंटेज 80% 80% है, तो हम उसका जो सीड रेट है वो 70 से 80 किलो हम 1 हेक्टेयर के लिए ले सकते हैं। ये है नॉर्मल कंडीशन के लिए। लेकिन इन केस क्या होता है, किसान कोई भी किसान है वो लेट हो जाता है, तो उस कंडीशन में जो सीड रेट है वो बढ़ जाता है, क्योंकि जो जर्मिनेशन परसेंटेज है, जो रेट है वो कम हो जाता है, तो जिसकी वजह से हमें बीज ज्यादा लेना पड़ता है और वो हम ले सकते हैं 100 से लेके 120 किलो 1 हेक्टेयर के लिए। फिर है सीड ट्रीटमेंट। जैसे ही हम क्या करते हैं, किसी भी क्रॉप का हम हाइब्रिड सीड लेते हैं या फिर सर्टिफाइड सीड लेते हैं, तो उस सीड का या तो कंपनी ही सीड ट्रीटमेंट करती है या किसान को अपने घर पे उसका ट्रीटमेंट करना पड़ता है, अगर किसान अपने घर से उस फसल का बीज यूज कर रहा है। ठीक है, तो जो ट्रीटमेंट जो बीज हम ट्रीट करते हैं, जो करेंगे, तो उसका एक सीक्वेंस होता है। उसका सीक्वेंस है, सबसे पहले हम जो फंगल डिजीज हैं उसके लिए हम यूज करेंगे फंजीसाइड। उसके बाद हम इंसेक्टिसाइड्स का यूज करते हैं। जितनी भी सीड के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं उनको सभी को खत्म करने के लिए हम इंसेक्टिसाइड का यूज करेंगे, या फिर इंसेक्ट का सोइंग के बाद कोई अटैक ना हो, बीज को ना खाए कोई इंसेक्ट, तो उससे भी बचाने के लिए हम क्या करते हैं, इंसेक्टिसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं। और सबसे लास्ट में हम करते हैं बायो फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट। जो बायो फर्टिलाइजर का हम ट्रीटमेंट करेंगे, जैसे ही हमें पता है कि आज 10 बजे सोइंग हमने करनी है, हमने बिजाई करनी है, तो उसके थोड़ी देर पहले ही हम उसका बायो फर्टिलाइजर से ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन बायो फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट करेंगे तो हर कोई भी जो पल्स क्रॉप है उसका हर किसी का जो स्टेन है वो अलग लिया जाता है। जैसे हम लेंगे, जो स्टेन लेंगे वो राइजोबियम जपोनिकम का कल्चर लेंगे और उसमें जो अमाउंट है वो रखेंगे 0.5 केजी, 70 केजी जो सीड है उसके लिए। ठीक है, तो इसको हम क्या कर देंगे, फिर बायो फर्टिलाइजर के साथ ट्रीट करके, और इसको ट्रीट करेंगे तो छाया के अंदर ट्रीट करेंगे। इसको जो सन रेडिएशन है वो इसके ऊपर ट्रीटमेंट के टाइम पे नहीं आनी चाहिए। फिर हम इनका क्या कर देंगे, सोइंग कर देंगे। उससे पहले क्या है कि जब हम फंजीसाइड का ट्रीटमेंट करते हैं तो हम कर सकते हैं, उसमें फंजीसाइड ले सकते हैं, थीरम ले सकते हैं, या फिर थीरम और बेविस्टिन की 1:1 की रेशियो में हम उसको ले सकते हैं। अगर हम अकेला थीरम से ट्रीट कर रहे हैं सीड को, बीज को, तो हम लेंगे 4.5 ग्राम पर केजी सीड लेंगे। मींस 1 किलो सीड के लिए 4.5 ग्राम हम थीरम का यूज करेंगे। लेकिन अगर हम थीरम और बेविस्टिन अगर ले रहे हैं तो हम इन दोनों की जो अमाउंट है वो हम लेंगे 3 ग्राम 1 किलो बीज के लिए। तो ऐसे हम क्या करेंगे, फंजीसाइड से, इंसेक्टिसाइड से और बायो फर्टिलाइजर से सीड को ट्रीट करेंगे। और जैसे ही हम बायो फर्टिलाइजर का ट्रीटमेंट करते हैं तो उसमें जो नाइट्रोजन फिक्सिंग जो बैक्टीरिया है, जो राइजोबियम जपोनिकम बैक्टीरिया है, इसकी जो प्रोसेस है वो क्या हो जाती हैं, स्टार्ट हो जाती हैं नोड्यूल फॉर्मेशन के बाद। जो नेक्स्ट बात आती है इसके अंदर कि हमें सोयाबीन का जो कल्टीवेशन है, कौन से एरिया में किस टाइम पे हमने सोयाबीन की क्रॉप को लगाना चाहिए। अगर हम खरीफ सीजन में अगर इस क्रॉप को लगा रहे हैं तो हम 3rd वीक ऑफ जून से लेके, जून का जो तीसरा वीक है उससे लेके हम फर्स्ट फोरनाइट मीन्स जो जुलाई के जो स्टार्टिंग के 15 दिन है
तब तक हम खरीफ सीजन में सोयाबीन का कल्टीवेशन कर सकते हैं, सोयाबीन की बिजाई कर सकते हैं। और ये जो नॉर्दर्न एरिया है उसके लिए जो खरीफ सीजन का सोइंग टाइम है ये बेस्ट है। लेकिन अगर रबी सीजन में अगर क्रॉप लेना चाहते हैं सोयाबीन की, तो हम ले सकते हैं केवल सेंट्रल और साउदर्न जोन के अंदर, ठीक है। और उसकी जो सोइंग टाइम है, जो बेस्ट सोइंग टाइम है, जिसके ऊपर अगर हम अक्टूबर में सोइंग स्टार्ट करते हैं और अर्ली नवंबर तक सोइंग करते हैं, तो उससे हम बेटर यील्ड ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है, अगर कोई फार्मर समर क्रॉप की भी सोयाबीन की क्रॉप लेना चाहता है, तो उसको वो ले सकता है। केवल सेंट्रल जोन वाले जो फार्मर हैं वो इसकी फसल ले सकते हैं। और उसका जो सोइंग टाइम है वो बेस्ट है, वो सेकंड फोरनाइट ऑफ जनवरी, ठीक है। जो जो लास्ट के 15 दिन है जनवरी के, वो बेस्ट हैं सोयाबीन के कल्टीवेशन के लिए। किस एरिया में? सेंट्रल जोन में। अब हम बात करेंगे मेथड्स ऑफ सोइंग। जो मेथड ऑफ सोइंग है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्रॉप हो उसके लिए बेस्ट है। कौन सा बेस्ट मेथड होगा ज्यादा से ज्यादा यील्ड के लिए और कंपटीशन ना हो, किसी भी जो प्लांट है प्लांट टू प्लांट ज्यादा कंपटीशन ना हो, ठीक है। जितनी भी एग्रोनॉमिक प्रैक्टिसेस हैं, फर्टिलाइजर की एप्लीकेशन है, हर्बिसाइड की एप्लीकेशन है, या फिर इरिगेशन मैनेजमेंट करना है, तो उन सब में ये क्या रहता है? बेस्ट रहता है। अग इसके दो मेथड हैं, एक है बिहाइंड दी प्लो हम सोइंग कर सकते हैं, दूसरा है हम कोई भी सीड्रिल मशीन लेके राइस का सोइंग कर सकते हैं, बिजाई कर सकते हैं। लेकिन जब हम सीड्रिल का यूज करते हैं तो हमें ध्यान रखना पड़ता है कि कितने पे हमने जो फनल्स हैं वो सेट करनी है। तो रो टू रो जो डिस्टेंस है वो 45 सेंटीमीटर का हमने रखना है, और प्लांट टू प्लांट 4 से 5 सेंटीमीटर का रखना है। फिर बात आती है कि कितनी डेप्थ में हम सोयाबीन के जो बीज है उसको हम प्लेस करें, क्योंकि जो डेप्थ ऑफ सोइंग है वो जर्मिनेशन में, इमरजेंस में बहुत ही ज्यादा उसकी इंपॉर्टेंस है। वो इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि जो सीड का साइज है, सीड के साइज के अकॉर्डिंग ही हम डेप्थ ऑफ सोइंग सिलेक्ट करते हैं। जो कोटिलीडन्स की लेंथ है उसके ऊपर वो डिपेंड करता है, क्योंकि जो फूड है वो किसके अंदर है? एंडोस्पर्म के अंदर। जैसे बाजरा है, बाजरा क्या है, एक इसका जो बीज का जो साइज है वो क्या है? स्मॉल है। तो हमें इसको क्या है, ज्यादा डीपर लेयर में जो डेप्थ है उसमें नहीं प्लेस करना है, क्योंकि जो इसका जो खाना है, जैसे जैसे हमने 3 या 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में बाजरा के जो बीज है उसको प्लेस किया है, तो जब भी वो सोयल सरफेस पे आता है उससे पहले ही उसका जो खाना है एंडोस्पर्म में वो सारा का सारा खत्म हो जाता है, और वो उस केस में सोयल सरफेस से ऊपर नहीं आ पाता। तो इसलिए क्या है, उसको हमें 3 या 4 सेंटीमीटर की बजाय 1 या 2 सेंटीमीटर की डेप्थ पे उसको क्या करना पड़ेगा? बीज को प्लेस करना पड़ेगा। तो जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन का जो सोइंग डेप्थ है वो हम कितनी रखेंगे? 3 से 4 सेंटीमीटर। अगर 4 से 5 या 5 से 6 सेंटीमीटर अगर हमने डेप्थ रखी, तो इसका जो इमरजेंस है फील्ड के अंदर, जो जर्मिनेशन है वो रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। जितनी भी जो स्टेम है वो सोयल सरफेस से ऊपर नहीं आ पाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट है जो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स। जो मैन्योर्स हैं, जैसे कि आप सभी को पता है, जो मैन्योर्स हैं, मैन्योर्स बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल हैं सोइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए। और सोइल के अंदर जितने भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन सभी की मल्टीप्लिकेशन और ज्यादा पॉपुलेशन के लिए, ठीक है। क्योंकि जो मैन्योर है वो एक उनके एनर्जी सोर्स का काम करते हैं। तो सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन करने के लिए और ज्यादा क्रॉप की यील्ड लेने के लिए हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? FYM अप्लाई कर सकते हैं, कंपोस्ट डाल सकते हैं, ग्रीन मैन्योरिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम फार्म यार्ड मैन्योर अप्लाई कर रहे हैं
तो वो हम अप्लाई करेंगे 15 से 20 टन पर हेक्टेयर के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो ये क्या करेगा, सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करके रखेगा। वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है सोयल की, उसको भी इंक्रीज करेगा। न्यूट्रिएंट होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। फिर बात आती है कि हम कब फार्म यार्ड मैन्योर को अप्लाई करें। जो वेल डिकम्पोज्ड फार्म यार्ड मैन्योर है उसको हम 15 से 20 दिन सोइंग से पहले क्या करेंगे, फील्ड के अंदर डाल देंगे। जब हम उनको फील्ड के अंदर इनकॉर्पोरेट करते हैं, मींस उसको सोयल के अंदर मिक्स करते हैं, मिलाते हैं, तो उसके अंदर जितने सोयल के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो उसके ऊपर क्या करते हैं, अटैक स्टार्ट कर देते हैं, उसको डिकम्पोजिशन स्टार्ट कर देते हैं। वो उसके जो न्यूट्रिएंट हैं, जो कार्बन है फार्म यार्ड मैन्योर के अंदर, उसको सबको लेना स्टार्ट कर देते हैं। फिर जितने भी न्यूट्रिएंट है जो प्लांट के लिए क्या है, जरूरी है, जैसे नाइट्रोजन, फोस्फोरस, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये जितने भी माइक्रो न्यूट्रिएंट हैं वो सब कहाँ चले जाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर। फिर जब भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की डेथ होती है 10 से 15 दिन के बीच में, तो वो सारे न्यूट्रिएंट फिर किसको मिलते हैं, प्लांट के लिए। इसलिए जो गैप है 15 से 20 दिन का मैन्योर एप्लीकेशन का रखा जाता है, ताकि वो प्लांट को क्या हो सके, अवेलेबल हो सके, जिसको हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, फिर बात आती है कि जो जैसे एफवाईएम है या फिर कंपोस्ट है, वो तो सोयल की फर्टिलिटी को मेंटेन करता है। फिर बात आती है कि जो भी जैसे ग्लूकोज होता है, तो ग्लूकोज की तरह काम करते हैं फर्टिलाइजर्स। ठीक है, तो हम उनके लिए जो 3 प्राइमरी फर्टिलाइजर्स हैं उनको ही हम ज्यादातर अप्लाई करते हैं। जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जो सीरियल्स हैं या फिर ऑयल सीड क्रॉप है या फाइबर क्रॉप है, उनमें इनकी जो डोज है वो ज्यादा होती है। लेकिन जो पल्स क्रॉप है वो खुद ही किसका काम करती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करती हैं। तो जो 15 से 20 दिन बाद जब उनमें नोडुल फॉर्मेशन होता है, फिर जाके उनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन स्टार्ट होती है, तो उस ड्यूरेशन तक उनको क्या चाहिए, नाइट्रोजन चाहिए। तो उस ड्यूरेशन के लिए हम नाइट्रोजन सप्लाई करते हैं 25 से लेके 30 किलो 1 हेक्टेयर के लिए। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं स्टार्टर डोज, बस उसकी स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, इनिशियल स्टेज पे। फिर बात आती है फोस्फोरस की। जो फोस्फोरस है वो नोड्यूल फॉर्मेशन के लिए और उसकी डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो फोस्फोरस का मेन फंक्शन है वो है रूट डेवलपमेंट का। ठीक है, तो फोस्फोरस की ज्यादा रिक्वायरमेंट किसको होती है, पल्स क्रॉप्स को। तो इसकी रिक्वायरमेंट कितनी होगी, 70 से लेके 80 केजी पर हेक्टेयर, मींस 70 से 80 किलो के बीच में। फिर आता है पोटासियम। जो पोटासियम है, पोटासियम की जो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है प्लांट की, उस टाइम पे ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और पोटासियम का जो मोस्ट इंपोर्टेंट फंक्शन है, काम है, वो है स्टोमेटा को रेगुलेट करने का और प्लांट को जितनी भी डिजीज होती हैं उनसे बचा के रखने का। ठीक है, तो इसमें पोटासियम की हम डोज डालेंगे 50 से लेके 60 किलो पर हेक्टेयर के हिसाब से। ठीक है, फिर बात आती है कि हम इन फर्टिलाइजर्स को किस टाइम पे डालें सोइल के अंदर। तो जैसे ही हमने सीड बेड तैयार किया है सोयाबीन की क्रॉप के लिए, तो सीड बेड तैयार करते ही हम क्या करेंगे, इन फर्टिलाइजर को अप्लाई कर देंगे, सोइल के अंदर प्लेस कर देंगे। ठीक है, जो प्लेसमेंट की डेप्थ होगी वो होगी 5 से लेके 7 सेंटीमीटर। मींस यहाँ पे क्या है, जो 3 से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में क्या है, सीड को हमने प्लेस किया, सोयाबीन के सीड को। तो जब हम इसको 3 से 4 सेंटीमीटर की डेप्थ में प्लेस करते हैं, तो इससे 5 से 7 सेंटीमीटर दूर फर्टिलाइजर हम प्लेस करेंगे और 5 से 7 सेंटीमीटर की डेप्थ पे, मीन यहाँ हम क्या करेंगे, फर्टिलाइजर का प्लेसमेंट करेंगे सोइल के अंदर। ठीक है, फिर क्या है कि किस टाइम पे हम अप्लाई करेंगे। देखो, जो नाइट्रोजन है वो भी स्टार्टिंग में है, तो हम इसको सोइंग से पहले ही डालेंगे। जो फोस्फोरस है और पोटासियम है, इसको तो हम डालते ही बिफोर
सोइंग है। ठीक है, तो अब हम इसमें हमारे सारे काम हो गए। मैन्योर का एप्लीकेशन है, फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन है और उसकी डेप्थ ऑफ प्लेसमेंट है। जो सोयाबीन है, सोयाबीन मेनली एक रेन फेड क्रॉप है। ठीक है, तो जब हम इसको एज ए रेन फेड क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमें जो वाटर मैनेज है वो कैसे करना है। इसकी जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो केवल 35 से लेके 40 सेंटीमीटर तक की होती है। ठीक है, जब हम इसको रेन फेड एज ए रेन फेड क्रॉप ग्रो करते हैं तो उस टाइम पे जो इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है खरीफ सीजन में वो नियर बाई जीरो होती है, कोई इरिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इन केस अगर रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए जो क्रिटिकल स्टेजेस हैं वो है फ्लावरिंग स्टेज और दूसरी है पोड डेवलपमेंट स्टेज। अगर इन दो स्टेजेस के ऊपर स्टेजेस के टाइम पे अगर वाटर स्ट्रेस होता है तो वो डायरेक्ट इफेक्ट जाता है क्रॉप की यील्ड पे। तो हमें इस टाइम पे फ्लावरिंग और पोड डेवलपमेंट के टाइम पे हमें मॉइस्चर को क्या करना पड़ता है, सॉइल के अंदर मेंटेन करना पड़ता है। फिर बात आती है कि जो स्प्रिंग सीजन में अगर हम इसकी सोयाबीन की क्रॉप लेते हैं तो उसके अंदर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि उस टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा होता है। तो उसके अंदर जो नंबर ऑफ इरिगेशन है वो किसकी रिक्वायरमेंट होती है, 5 से लेके 6 नंबर ऑफ इरिगेशन की रिक्वायरमेंट होती है। इन केस अगर ज्यादा रेनफॉल हो जाती है खरीफ सीजन में तो हमें ड्रेनेज के प्रॉपर जो ड्रेनेज चैनल्स हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि ये क्या है, लेग्यूम क्रॉप भी है और ऑयल सीड क्रॉप भी है और ये किससे ससेप्टेबल है, वाटर लॉगिंग कंडीशन से। अगर वाटर लॉगिंग कंडीशन क्रिएट हो जाती है इसके अंदर नाइट्रोजन फिक्सेशन भी बिल्कुल स्टॉप हो जाएगा और इसके अंदर जो विल्टिंग प्रोसेस है वो भी क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी और प्लांट क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा। फिर बात आती है कि जो सोयाबीन की क्रॉप है उसके अंदर अगर सोयाबीन की क्रॉप को अगर हम खरीफ सीजन में लेते हैं तो खरीफ सीजन में जब हम सोयाबीन की क्रॉप लेते हैं तो उस टाइम पे वो टाइम है मॉनसून का। ठीक है, तो उसके वजह से मॉइस्चर जो परसेंटेज है सोइल के अंदर वो अच्छा रहता है और वीड की जो डेंस इंटेंसिटी है वो ज्यादा हो जाती है। तो जो क्रॉप के अंदर और वीड के अंदर जो इनिशियल कंपटीशन है वो अप टू 45 डेज आफ्टर सोइंग तक क्या रहता है, मेंटेन रहता है दोनों के बीच में। क्योंकि जो सोयाबीन है वो इनिशियली उसकी जो ग्रोथ है वो क्या होती है, स्लो होती है। तो हमें 45 दिन के बीच में ही जो फर्स्ट डे है सोइंग का उससे लेके 45 दिन के बीच में ही वीड की पॉपुलेशन को क्या करना है, कंट्रोल करना है। तो उसके लिए हम सबसे पहले हमारे पास जो बात आती है वो आती है इंटर कल्चरल ऑपरेशन की, हैंड वीडिंग की। तो हम उसको जो हैंड वीडिंग है फर्स्ट है वो हम कर सकते हैं 15 डेज आफ्टर सोइंग और सेकंड हैंड वीडिंग कर सकते हैं 45 डेज आफ्टर सोइंग। लेकिन दूसरा केस अगर किसी केस में जैसे हमें लेबर नहीं मिल रहे हैं या फिर ऐसी कंडीशन है कि हम हैंड वीडिंग नहीं कर सकते तो उस केस में फिर हम अप्लाई करते हैं हर्बिसाइड्स, या फिर जो वीड की इंटेंसिटी इन्फेस्टेशन ज्यादा है क्रॉप के अंदर तो भी हम क्या करते हैं, हर्बिसाइड अप्लाई करते हैं। तो इसके अंदर जो बेस्ट मेथड है वो है प्री प्लांट, मींस सोइंग से पहले ही हम हर्बिसाइड डाल दें जिसकी वजह से प्लांट की जो जो वीड की पॉपुलेशन है वो क्या हो जाए, कंट्रोल हो जाए। जैसे इसके अंदर हर्बिसाइड वो है फ्लूक्लोरेलिन जिसका ट्रेड नेम है बेसिलिन। ठीक है, इसको हम डालेंगे 1 किलो जो फ्लूक्लोरोलिन है वो 1 हेक्टेयर के लिए हम लेंगे और उसको 800 से लेके 1000 लीटर वाटर में पानी में मिक्स करके उसको 1 हेक्टेयर के अंदर क्या कर देंगे, उसका स्प्रे कर देंगे। ठीक है, लेकिन क्या करना है, प्री सोइंग इसका
स्प्रे कर देना है और फिर इसको हम सॉइल के अंदर क्या कर देंगे, मिक्स कर देंगे, इसको इनकॉर्पोरेट कर देंगे। फिर बात आती है मेट्रीबिजिन, जो सेकंड है, जो प्री एमरजेंस है, मींस क्रॉप की हमने क्या कर दी, सोइंग कर दी है लेकिन उसकी एमरजेंस नहीं हुई है। तो मेट्रीबिजिन जिसका जो ट्रेड नेम है उसका है वो है सनकोर, और इसको हम जैसे ही हमने सोयाबीन की सोइंग की उसके 2 या 3 दिन बाद हम मेट्रीबिजिन का स्प्रे कर देंगे, ठीक है। और उसमें हम लेंगे मेट्रीबिजिन की जो डोज लेंगे वो 1 केजी 1 किलो लेंगे 1 हेक्टेयर के लिए, और जो वाटर है वो 800 से लेके 1000 लीटर हम वाटर लेंगे और उसके अंदर मिक्स करके फिर हम जो ग्रास हैं या फिर ब्रॉड लीव्ड वीड्स हैं उनके लिए स्प्रे कर देंगे, जिससे हम क्या कर सकते हैं, वीड की जो इंटेंसिटी होती है, पॉपुलेशन होती है, उसको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और क्रॉप की यील्ड को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि जो वीड हैं उनका क्रॉप के साथ क्या हो जाता है, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन होता है, किसके लिए, न्यूट्रिएंट के लिए, स्पेस के लिए, मॉइस्चर के लिए, सोलर रेडिएशन के लिए, ठीक है। और ये जो कंपटीशन में तगड़े होते हैं वीड क्रॉप से, अगर एक बार वीड ऊपर आ गए तो फसल को क्या कर देंगे, एकदम खत्म कर देंगे। तो वीड्स को कंट्रोल करना बहुत ही जरूरी है अगर फार्मर को किसी भी क्रॉप की यील्ड लेनी है तो। ये हमारी लास्ट स्लाइड है जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि किस टाइम पे हमें हार्वेस्टिंग का पता चलता है कि अब हार्वेस्टिंग की स्टेज आ गई है, और कैसे हमने इसकी थ्रेसिंग करनी है और इसकी कितनी यील्ड आती है, रेन फेड अगर हम इसको क्रॉप लेते हैं और एज ए इरिगेटेड क्रॉप लेते हैं तो। जो मैच्योरिटी है वो मैच्योरिटी के टाइम पे जो लीव्स हैं वो क्या हो जाती हैं, पीले कलर की हो जाती हैं और लीफ नीचे की तरफ झुक जाती हैं, और जो पोड्स हैं जो हमने बताई थी, जो फड़ी हैं वो क्या हो जाती है, एकदम ड्राई हो जाती हैं, और उनका जो मॉइस्चर कंटेंट है मैच्योरिटी के टाइम पे वो कितना होना चाहिए, नियर बाई 15%, ठीक है। फिर बात आती है कि हम हार्वेस्टिंग किस किस के साथ कर सकते हैं, हम हैंड के साथ कर सकते हैं या फिर जो इसकी स्टेम है वो ग्राउंड लेवल से लेके सिकल के साथ उसको काट सकते हैं हम, ठीक है। फिर है इसकी जो सोयाबीन थ्रेसर है या फिर व्हीट थ्रेसर है उसके साथ भी हम इनकी थ्रेसिंग कर सकते हैं, मींस जो पोड हैं, फली हैं, उनसे क्या निकालने हैं, ग्रेन्स को बाहर निकालना है, ठीक है। और जब थ्रेसिंग करते हैं तो उस टाइम पे मॉइस्चर कंटेंट होना चाहिए 13 से 14% के बीच में, लेकिन मेच्योरिटी के टाइम पे कितना है, 15%। तो 13 से 14% लाने के लिए हम क्या करेंगे, सन ड्राइंग करेंगे, ठीक है। फील्ड के अंदर ही जो सोयाबीन क्रॉप है उसको छोड़ देंगे और उसकी जो फड़ी है वो उनका मॉइस्चर कंटेंट आ जाता है सीड का, वो 13 से 14% के बीच में आ जाता है, फिर हम उनकी थ्रेसिंग कर सकते हैं। जो रेन फेड क्रॉप अगर हमने ली है तो उसकी जो ग्रेन की यील्ड आती है वो आती है 10 से 15 क्विंटल के बीच में पर हेक्टेयर, और जो इरिगेटेड अगर हम क्रॉप लेते हैं तो उसमें जो ग्रेन की यील्ड है और जो क्रॉप का ड्यूरेशन है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। उसकी वजह से जो इसकी ग्रेन यील्ड है पर हेक्टेयर बढ़ जाती है, वो आती है 30 से 35 क्विंटल पर हेक्टेयर के बीच में। तो आज हमने पूरा डिस्कस किया है कि कैसे हम सोयाबीन का कल्टीवेशन इंडिया के अंदर कर सकते हैं और कैसे हम सोयाबीन की ज्यादा यील्ड ले सकते हैं, कैसे एक किसान अपनी जो इकोनॉमी है, जो नेट रिटर्न है, उसको ले सकता है, ज्यादा से ज्यादा नेट रिटर्न ले सकता है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच।